चालू करना बेटा इसको। कब किया? हाँ, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो अपना राजस्थान का भूगोल अपना चल रहा था। कल अपन ने जो है छोटी छोटी 2-4 चीज़ें की थी। एक तो आपको मैंने जिलों के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कि भाई कौन कौन से जिले जो है कितने थे और कब बने। ठीक है, इसका जैसा भी प्रश्न आए तो सारे उस अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया और लिखाया। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और कराया, शुभंकर। क्लियर? इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, घर जाकर ने आपने अच्छे से याद किया होगा। क्लियर? यस। अगर आपको पूछे आजादी के समय राजस्थान में कितने जिले थे, तब आंसर कितना होगा? आजादी के समय 25। यस, जो 26वां था वो कब बना? बाद में। ठीक है साहब, तो इसका आंसर क्या होगा? 25। और ये कब बना था? 1 नवंबर 1956। और जबकि आजादी वाली जो बात बताई थी वो तो 1947 में। ऐसे ये थोड़ा सा ये चक्कर भी इसका समझना अच्छे से। हालांकि बड़ी बड़ी रियासतें जो है अलग अलग हो रही थी, लेकिन उस समय जिले बोले तो ये आंसर कहीं दिया गया। और 26वां जो है अजमेर, 27वां, 28वां, 29, 30, 31, 32, 33, 33 अपन ने किए, प्लस कितने किए? 19। ध्यान रखना, इसमें से 2 पुनर्गठन हुए। क्या हुए? पुनर्गठन। कई लोगों ने जैसे कल प्रश्न भी किया था कि बोला साहब अगर इनको जोड़ते हैं तब तो 52 होते हैं। ठीक है ना? ठीक, 2 पुनर्गठित किए गए थे और बाकी 16 क्या किए गए थे? नए बनाए गए। तो 16 नए कर दिए। तो 33 में से वो 2 हटाओ पहले। तो कौन कौन से? जयपुर और कौन सा? जोधपुर। अगर 2 माइनस कर दिए तो बचे कितने? 31। 31 में जोड़ने कितने हैं? 16। तो यहां पर 16 जोड़ा तो 6 और 1 7, 3 और 1 4। ठीक है साहब? यस। और बाकी के किस में से 2 हटा रहे हो? हाँ, इसको 16 क्यों कर रहे हैं अपन? हाँ, माफी चाहते हैं। 2 हटाएंगे 17 ही तो होंगे। यस, तब वहां पर जुड़ेंगे। ओके, यस। और 2 नए कौन से? जयपुर और कौन सा? जोधपुर। ठीक है साहब, वो अपन ने क्या किए थे? माइनस। फिर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर, फिर 2 और जोड़ गए। क्लियर? तो ये 48 हो ही गए। तो इसके अंदर 2 और जोड़ दिए, ग्रामीण ग्रामीण, तो कितने हो गए? 50। तो कितने पुनर्गठित हुए? तो पुनर्गठित कितने हुए? 2, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर का नामो निशान मिटा दिया तो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण। समझ गया मेरी बात में? यस। तो 4 और अपन ने सामने नए आ गए थे। ठीक है? यस। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए? 50। ठीक है साहब। अब आज एक टॉपिक अपन शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से समझना। आज एक टॉपिक शुरू करेंगे, अवस्थिति व विस्तार। अगर विस्तार की चर्चा करें तब इसका मतलब है जिले, उनकी स्थिति, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, मध्यवर्ती जिले, वो सब। और अवस्थिति के अंदर जो आता है वो पूछा जाता है आपको अक्षांश व देशांतर के बारे में। क्योंकि साहब अक्षांश और देशांतर किसका भी होता है? राजस्थान का। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। समझा मेरी बात?
तो अवस्थिति और विस्तार एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा। अगर इसको करेंगे अपन क्लियर तो चीजें आगे की बहुत अच्छे से क्या होगी, समझ में आएगी। अच्छे से समझना। देखिए अगर हम देखें, ये है साहब ग्लोब, और यहां पर अगर आपको अक्षांश के आधार पर, किसके आधार पर बोले कि भाई अक्षांश के आधार पर, राजस्थान की स्थिति, तो देखो भाई राजस्थान ये यहां पर 0 डिग्री विषुवत रेखा, कौन सी डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ये ग्लोब कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। और राजस्थान जो होगा वो राजस्थान कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में। अरे कहां आता है, अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति, तब आंसर होगा साहब कौन सा गोलार्ध, ये लो साहब। ठीक, समझ में आया कि उत्तरी गोलार्ध। फिर अगर आपको प्रश्न पूछ ले और पूछे कि भाई देशांतरों के आधार पर, अक्षांश और देशांतर टॉपिक पढ़ाई दिया मैंने आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब शुरू की थी तब बताया था। किसकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति। और टॉपिक अपना क्या चल रहा है, अवस्थिति विस्तार, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अवस्थिति। तो देशांतरों के आधार पर तो सेम वही। तो देखो साहब, और इसके मध्य के अंदर जो है कितने डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री आ गया। और यहां पर क्या है साहब, राजस्थान। और क्या है, राजस्थान। अब बताइए, अब दिशा हमने पढ़ी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो साहब देशांतरों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लो साहब। कितना इजी था। अब वो ना तो आपको पूछेगा सिर्फ अक्षांश और ना पूछेगा सिर्फ देशांतर, और फिर आपको क्वेश्चन करेगा कि बताइए साहब अक्षांश या देशांतरों, या फिर देगा ग्लोब में राजस्थान की क्या देगा, स्थिति। तब आंसर क्या होगा। तो फिर वही कि मान लीजिए एक ग्लोब है, इसमें अक्षांश देशांतर दिया, ये दे दिया अक्षांश और ये दे दिया देशांतर, और यहां पर जो है दे दिया राजस्थान। ठीक है साहब, ये लो, ये दे दिया राजस्थान। अब राजस्थान दे दिया, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तब आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तरी पूर्वी। और यहां पर उत्तरी पूर्वी भी अगर ना देता, उत्तरी पूर्वी अगर यहां पर नहीं देता, तब फिर एक और आंसर, नहीं उत्तर पूर्व, ईशान भी देंगे, उत्तर पूर्व। इसको पूरा लिख देता हूं, नहीं कहीं ऊपू समझ लेंगे, और कई लोग बहुत समझते हैं उत्तर पूर्व में। और उत्तर पूर्व भी अगर ऑप्शन में ना देता, तो फिर याद करिएगा एक दिन तुमने मुझे बीच में छेड़ा था, और छेड़ते वक्त मैं छिड़ा था, और वहां पर हमने बताया था कि साहब ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब जहां पर जैसी बात आए तो वहां पर करना जरूरी था ना, की थी हमने। फिर मैंने बताया था कि साहब ये दिशा ऐसे भी हो सकती है और ये दिशा ऐसी भी हो सकती है, इसको हम उत्तर पूर्व भी बोलेंगे। इसके अलावा कौन सी दिशा, क्या बात है, ईशान। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, आगे नहीं, नेत्रतव्य, और ये वायु। इसको हम उत्तर पूर्व
इसको हम दक्षिण पूर्व, इसको हम दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। तो फिर अगर यहां पर राजस्थान यहां है तो इसके अकॉर्डिंग क्या उत्तर पूर्व आंसर सही था? क्या उत्तर पूर्व के अंदर आंसर सही है ना? क्या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध सही है? अरे सही है क्या? और क्या यहां पर आंसर ईशान सही है क्या? कोई दिक्कत किसी को? लेकिन अब दिक्कत तो और बढ़ती है थोड़ी थोड़ी। अब अगर पूछे कि साहब यहां हो गया राजस्थान, ठीक है साहब, यहां पर तो ईशान आंसर, उत्तर पूर्व आंसर, और गोलार्ध के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पूर्वी और ये उत्तरी, जो कि इस डायग्राम से हम समझ रहे हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब एक और पूछ ले कि भाई एशिया में, किसमें? एशिया, राजस्थान की स्थिति तब क्या होगी? ये है साहब एशिया, ये क्या है? महाद्वीप। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, राजस्थानी पढ़ा रहा। और अगर पूछे कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, क्या राजस्थान यहां पर होगा? अरे होगा नहीं होगा, ये भारत का पार्ट, ठीक है। भारत तो दक्षिण एशिया में है, भारत किस में है? लेकिन राजस्थान दक्षिण में नहीं है। राजस्थान किस में है? तो साहब मैं एक लाइन खींच रहा हूं और मुझे बता देना साहब कौन से पार्ट में आ रहा है। वेरी गुड। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप देख लीजिएगा, अपने मन से लप्पे नहीं मानेंगे सब दक्षिण में। एक्चुअल आंसर, क्योंकि ऑप्शन में दक्षिण का भी था भी, तो आंसर दक्षिण नहीं होगा। भारत देश दक्षिण में है, और चूंकि राजस्थान किस में है तो ये प्लस बना करके हमने देख लिया, ये रहा। और एशिया में राजस्थान कहां पर है? बोलो। यहां पर, या फिर क्या हो सकता है? नेतृत्व हो सकता है। यहां गोलार्ध का चक्कर नहीं होगा। फिर गोलार्ध का तो फिर विश्व के अकॉर्डिंग पूछ रहा था, ग्लोब में पूछ रहा था, और हम सिर्फ किस में क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? फिर अगर पूछे भारत में राजस्थान की, क्या पूछेगा? ठीक है साहब, तो मेरे मालिक को भारत में भी बता देते हैं। और सोच ले, सोच लिया, ठीक है साहब, अभी चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ भाई, अब भारत में स्थित है, तो क्या प्लस बना दूं बीच में? क्या प्लस बना दूं बीच में? यस। अब बताओ किस में आ रहा है? अरे भाई नहीं, दक्षिण का तो भूल जाओ, जरा सा ही पार्ट आ रहा होगा तो कोई दिक्कत। अब कई लोग सोचते हैं कि क्यों आ रहा है जरा सा पार्ट, कोई बात नहीं, ये लो, अब ले लो, ठीक है ना। क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो मेरे मालिक को अब आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम, और दिशा वायव्य। तो दिक्कत किसी को? एशिया में आंसर क्या होगा? बोलो, दक्षिण पश्चिम, या फिर आंसर क्या होगा? क्या बात। फिर पूछे, ये तो दिशा में आप समझ ही गए, ठीक है। यस, यहां पर राजस्थान जो है अभी भारत में यहां पर था, ये स्थिति भारत की है, ये स्थिति जो है किसकी है? एशिया की है। ये स्थिति जो है वो किसकी है? ग्लोब की। कहीं पर भी आगने में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? यस,
ठीक है साहब। और अक्षांश के आधार पर जो है कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरों के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। और अगर बोले अक्षांश देशांतर या फिर बोले साहब ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, तो क्या होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, या फिर क्या मिलेगा? उत्तर पूर्व दिशा में, या फिर क्या मिलेगा? ईशान। अब ये ईशान फिशान कहां से आया? तो वो यहां से आया। ये राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से दर्शाई जाती है। कोई दिक्कत किसी को? छापो। राजस्थान की अवस्थिति व विस्तार। लिखिए साहब, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तब आंसर लिखना है, क्या लिखोगे? बोर्ड पर छापा हुआ है पहला ही आंसर, लिखो उत्तरी गोलार्ध में। किसमें है? ठीक है ना? यस। उसी के आगे ये छोटा सा डायग्राम भी बना लेना, ये ऊपर वाला बिल्कुल जरा सा गोला बनाएंगे। उसके उत्तरी गोलार्ध में एक छोटी सी काजू कतली रख देंगे, क्योंकि राजस्थान की स्थिति पतंगाकार काजू कतली के अनुसार चतुर्भुजा आकार रोम्बस इस आकृति को कहते हैं। नंबर 2 लाइन, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। आंसर क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध। ये डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट लाइन, अक्षांश देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति। अक्षांश देश देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट लाइन, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति। या लिखो ग्लोब की जगह ऐसे एक काम करो, ग्लोब लिखो विश्व में स्थिति। ग्लोब छोड़ो, ग्लोब को काट के लिखो विश्व में स्थिति। तो कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। या फिर लिखेंगे ईशान कोण। ईशान कोण। ओके। नेक्स्ट, एशिया में राजस्थान की स्थिति। तो लिखो दक्षिण पश्चिम।
या फिर ऑप्शन में कौन कौन सा मिलेगा? नेतृत्व। भारत में स्थिति, भारत में स्थिति तब क्या लिखेंगे? उत्तर पश्चिम। और कौन कौन सा होगा? वायव्य। कौन कौन सा होगा? वायव्य। लिख दिया साहब? यस। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, इसकी एक बेसिक चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं जब इंडिया जीके पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने शुरू की थी। ये राजस्थान स्थिति ऊपर बनती है, ये 0 डिग्री, और इसके ऊपर से एक रेखा जाती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और इसके नीचे एक जाती है क्या? हां, ये कर्क रेखा इसलिए यहां पर दी जा रही है ताकि, ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि कर्क रेखा भी राजस्थान से गुजरती है। अरे गुजरती नहीं गुजरती है? यस। तो जाहिर सी बात है। और याद करिएगा जब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू की थी तब मैंने वहां पर बताया था आम आम आम, कवि 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 बताया था। यस। तब मैंने बताया था जहां पर भी क आ रहा है तो मतलब वो जो है कर्क रेखा, और वो उस महाद्वीप से गुजर रही है। क्या एशिया से गुजर रही है? बिल्कुल गुजर रही है। अरे गुजर रही नहीं गुजर रही है? क्या भारत से गुजर रही है? बिल्कुल गुजर रही है। क्या राजस्थान से गुजर रही है? बिल्कुल गुजर रही है। यहां पर अगर मान लीजिए हम लोग बिहार से होते या बिहार में हम पढ़ रहे होते तो क्या बिहार से कर्क रेखा गुजर रही है क्या? नहीं। तो इसका कोई जिक्र नहीं होता। जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि किससे गुजर रही है? राजस्थान से। और साहब ये राजस्थान से गुजरती है, और राजस्थान का ये जो दक्षिणी राजस्थान का पार्ट है इससे। अब ये स्थिति या फिर ये हमने बनाने का कारण क्या हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। सूर्य का चमकना, सूर्य सीधा लंबवत चमकता है पूरे पृथ्वी, पूरे विश्व के अंदर लंबवत किरणें 4 बार। कितनी बार? 4 बार। एक बार किस पर? कर्क रेखा पर। अरे किस पर? 2 बार किस पर? और 1 बार किस पर? ये जो तारीख है, ये तारीख है, इसका नाम है 21 जून। क्या हम उत्तरी गोलार्ध में हैं? बिल्कुल है, उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध। और जब सूर्य 21 जून को यहां पर चमक रहा है, यानी सूर्य हमारे सीधा लंबा चमक रहा है, क्या जून के समय भयंकर गर्मी पड़ती है? क्या भयंकर धूप पड़ती है? लूआं चलती है? गर्म हवा को लू कहते हैं। क्लियर? प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद में सूरज अपनी स्थिति चेंज करता है और आगे की तरफ बढ़ता है, और ये तारीख होती है विषुवत रेखा पर सीधा चमकना। इस स्थिति को बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? और यहां पर चमकना, इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? फिर सूर्य यहां जाता है और यहां पर तारीख होती है, इसको बोलते हैं, अब कई बोलेंगे साहब मकर संक्रांति तो 14 तारीख को मनाई जाती है और ये आदमी 22 को ही मना रहा है। साहब यहां पर सूर्य चमकता है और आगे बढ़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है,
और यहां पर एक राशि आती है, राशियों का फल होता है मकर राशि। ये मकर राशि में प्रवेश करता है और प्रवेश करने की जो समय तारीख होती है वो होती है 14 जनवरी, इसलिए इसको मनाया जाता है। और यहां पर जो तारीख आती है आगे, फिर आता है 21 मार्च, और यहां पर भी स्थिति किसकी बनती है? विषुव की स्थिति बनती है। अब सुनना, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है कितने तारीख को? आता है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले देशों के अंदर 21 जून को सीधा चमकता है। चमकने के कारण, सीधा चमकने के कारण यहां पर इस समय दिन बड़ा, रात छोटी। वैसे तो 24 घंटे का होता है, लेकिन समय कुछ ऐसा हो जाता है कि 12.5 या फिर 13 घंटे का तो क्या हो जाएगा? दिन। या फिर रात क्या तो 11:30 की, या फिर कितने की? 11 घंटे की, और आएगा टोटल कितना? 24। ऐसा नहीं कि दिन तो हो गया साहब 13 घंटे का और रात होगी 12 घंटे की, आ लो उस दिन तो 25 घंटे, 1 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। नहीं 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 साहब, वो ज्यादा लंबा चमकेगा। अभी इस समय देखिए आप, अभी सूर्य कौन से गोलार्ध में है? महीना कौन सा चल रहा है? सूर्य हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम कहां हैं? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। इसलिए हमारे यहां पर अभी सूर्य से हमारा सीधा संपर्क नहीं है। क्लियर? टच में तो है, नहीं होगा तो फिर दिन कहां से होगा? सीधा संपर्क में नहीं है। इसलिए हमारे यहां पर देखना, क्या यहां पर रात बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? यस। तो साहब इस समय 22 दिसंबर को, अब यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहां पे गर्मी पड़ रही है साहब भयंकर। क्या पड़ रही है? और हमारे यहां पे क्या पड़ रही है? सर्दी, क्योंकि सीधा सूर्य नहीं चमक रहा। इसलिए 22 दिसंबर को यहां पर, जो 22 दिसंबर को यहां पर दिन बड़ा, रात छोटी। बोले साहब यहां तो बड़ी छोटी आपने बता दी, लेकिन अब यहां पर भी बता दो, तो साहब यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रात भी बराबर तो, रात भी बराबर तो। क्लियर? अब देखो साहब, इस समय मैं कह रहा था 21 जून को दिन बड़ा रात छोटी, जबकि 22 दिसंबर को दिन बड़ा रात छोटी। अब 22 दिसंबर को यहां दिन बड़ा, तो यहां पर दिन की अवधि छोटी, यहां पर रात छोटी, तो यहां रात की अवधि। क्या सूरज अब जल्दी ढल जाता है? क्या देर से उगता है? क्या रात की प्रक्रिया लंबी हो गई? क्योंकि हम कौन से गोलार्ध में? महीना, सूर्य कहां चमक रहा है? उत्तरी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध, और हम हैं किसमें? उत्तरी गोलार्ध। इसलिए स्थितियां बन रही है। तो सूर्य सिर्फ इन स्थिति पर चमकता है। अब आप बोलोगे साहब यहां क्यों नहीं चमकता? इसलिए चमकता क्योंकि ये ध्रुवों पर है। किस पर है? और ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाने के कारण यहां पर हमेशा क्या जमी रहती है? उत्तरी ध्रुव भी बर्फ से जमा हुआ, और ये भी दक्षिणी ध्रुव भी किससे जमा हुआ? तो यहां तो ना तो गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश, ना ऋतु, कुछ नहीं होती। इन लोगों का जीवन मैं आपको बता देता हूं, ये लोग बर्फ का मकान बनाते हैं। किसका बनाते हैं? और इस बर्फ के मकान को कक्षा 7 की एसएसटी की बुक में लिखा हुआ था, एस्किमो जनजाति इग्लू क्या बनाती है? याद आया कुछ है? लेकिन हमारे यहां पर हम लोग बारिश भी हो रही है, खेती भी कर रहे हैं, सर्दियों के समय अलग प्रकार का अनाज खा रहे हैं, गर्मियों के समय अलग प्रकार का खा रहे हैं, ठीक है ना। बरसात के दौरान या फिर तेज गर्मी हो रही है तो मतीरा खा रहे हैं। इन लोगों को मतीरा नसीब नहीं है। समझा मेरी बात? तो भगवान का शुक्रगुजार करो कि तुम लोग जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रह रहे हो हैं, वो खाते हैं सब जमी हुई मछली, जानवरों का मांस, चावल, जो कि अन्य क्षेत्रों से आते हैं। अभी भी ये लोग मांस भक्षी हैं बहुत बड़े, ठीक है ना। इवन यहां पर कोई मर भी जाए तो नरभक्षी बन जाते हैं, आदमियों को भी खा जाते हैं, तभी तो आदिवासी है। ठीक है सर, अब वापस आते हैं।
पढ़ा रहा हूं मैं राजस्थान का। कई लोग सोच रहे होंगे कि यह आदमी देखो साहब पढ़ाता पढ़ाता ये पहुंच गया सीधा हमारे को लेकर के उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। बिल्कुल पढ़ाना जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि अवस्थिति और विस्तार जब हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं और वहां पर अगर कर्क रेखा की जिक्र हो रही है तो यहां पर प्रश्न बनेगा कि 21 जून को सूर्य की किरणें राजस्थान पर कैसी पड़ेंगी, कितने तारीख को राजस्थान में कर्क संक्रांति होगी। को 2-4 बातें इससे लिखाता हूं, लिखेगा। लिखिएगा साहब, कर्क संक्रांति बराबर 21 जून। कर्क संक्रांति बराबर कितने तारीख को हो रही है? 21 को ही हो रही है। यस, संक्रांति का मतलब सीधा चमकना। 2 पॉइंट लिख रहे। पहला पॉइंट, इसी के अंदर 2 पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट लिखना, सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। कर्क संक्रांति में लिखा रहा हूं, सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन। इस दिन राजस्थान में, हम भूगोल किसका पढ़ रहे हैं? इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात होती है। तीसरी लाइन, तथा परछाई अब अपने कोमल हाथों को विराम देना और सुनना प्यारे विद्यार्थियों। मैंने एक शब्द लिखा, दूसरी हिंदी में शब्द छाया, चौमुखी भाषा में छांव, हिंदी का शब्द है छांव। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। कविताओं में, किस्सों में, कहानियों में रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान ये अपनी कविताओं में लिखते थे छांव। ठीक है ना? तो ये सब एक ही शब्द है। इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं? शैडो। क्वेश्चन मेरा पूछा गया कि कर्क संक्रांति के समय राजस्थान में परछाई बनेगी। ठीक है साहब। अभी मैंने प्रश्न किया कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमक रहा है। अब एक बात बताओ, ये सूर्य मेरे ऊपर सीधा चमक रहा है, क्या मेरी परछाई बड़ी बनेगी या फिर बहुत छोटी बनेगी? छोटी बनेगी। यही लाइट अगर इधर की तरफ होती तिरछी, तब फिर मेरी परछाई, कोई दिक्कत किसी को? आओ प्रयोग करें कक्षा 8 की बुक के अंदर। चैप्टर था प्रकाश। क्या चैप्टर था? किसी चीज को रखा और इधर से टॉर्च जलाई, राइट, और तो उसकी परछाई बहुत आगे तक लंबी गई, तिरछी गई। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि लाइट दूर थी। उसी लाइट को अगर ऊपर से जलाया तो प्रतिबिंब जो है आजू बाजू बनता है। कोई दिक्कत किसी को? यस, कम बनता है। अर्थात मेरी बात को समझना, जब सीधा होगा, अगर सीधा चमकेगा, कोई भी लाइट अगर डाली जाएगी किसी भी वस्तु पर तो साहब उसकी छाया छोटी बनेगी। कैसी बनेगी? लेकिन अगर यही लाइट अगर इधर से डाली जाती तो साहब इसकी छाया कैसी बनती? बड़ी बनती। कोई दिक्कत किसी को? यस। लेकिन अभी 21 जून की बात कर रहे हैं, 21 जून की बात कर रहे हैं, सीधा चमका रहे हैं।
तो छाया हमेशा ध्यान रखना। लिखेगा परछाई ओब्लिक छाया छोटी बनेगी। किस में बनेगी? किस में बनेगी? राजस्थान में बनेगी। कई मन में सोच रहे थे धरती माड़े बनेगी, तो वहीं बनेगी साहब, राजस्थान में बनेगी, और राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है साहब, बस करक संक्रांति की यही बातें होती है। ठीक है, अब साथ के साथ एक बार एक काम और करते हैं, उसकी भी लिख लेते हैं अपन 22 दिसंबर की। लिखेगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति कितने तारीख को? डैश 22 दिसंबर। पहला पॉइंट, सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना। सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना। इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ी, बोलो, सुनो सुनो सुनो, अब कई लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या बातें कर रहा है, यहां तो दिन बड़ा होना चाहिए था। अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान में अगर यहां दिन बड़ा है तो यहां रात छोटी, राइट? लिखेगा तो पॉइंट बना, माफी चाहते हैं, हाँ हाँ मैं दिन की बात कर रहा हूं, यहाँ तो रात तो यही छोटी होगी, यहाँ पर दिन छोटा और रात बड़ी। अभी वर्तमान की स्थिति जो चल रही है ना वो वाली लिखो। राजस्थान में दिन छोटा या फिर रात क्या लिखेंगे? बड़ी। रात बड़ी व दिन छोटा होता है। कोई दिक्कत किसी को? इसका ठीक उल्टा यहां पर हो जाएगा। मान लीजिए राजस्थान अगर यहां पर होता, अगर राजस्थान और इसकी तुलना कर रहे होते तो 21 जून को यहां पर दिन बड़ा तो यहां पर दिन, यहां रात छोटी तो यहां रात। अब यहां तुलना कर रहे हैं, यहां दिन बड़ा तो यहां दिन, यहां रात छोटी तो यहां रात। और अभी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, रात बड़ी चल रही। ठीक है ना? बड़ी का मतलब 24 से ज्यादा समय नहीं कूद जाएगा, 24 घंटे रहेगा, लेकिन वो समय कुछ ऐसे रहेगा। अगर 12.5 घंटे का दिन हो गया तो 13 घंटे की क्या हो गई? अरे बोलो, सॉरी, 12.5 घंटे का दिन हो गया तो 11.5 घंटे की क्या हो गई? रात। 13 घंटे का दिन हो गया तो 11 घंटे की, समझा मेरी बात? यस। ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि 13 घंटे की रात तो यहां पर 11 घंटे का क्या हो जाएगा? दिन। और अभी स्थिति ऐसी चल रही, 13, कभी कभी तो अब 14 भी हो जाएगी, 15 भी हो जाएगी। देखना 10 बजे तक भयंकर कोहरा रहेगा, समझना मेरी बात? कोहरा नहीं, गांव नहीं नहीं नहीं, गांव वाले गांव वाले एकदम सही शब्द कहते हैं, कोहरा। क्या कहते हैं? कोहरा। और कोहरा होगा तो चारों तरफ अंधेरा, मतलब हल्का दिखेगा, उजाला रहेगा ही नहीं, लाइटें भी नहीं दिखती है। ठीक है ना? अभी करंट का प्रश्न, अब क्या करूं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूं चीजों की, तो एक सिखाने वाला ही किसी को सिखा सकता है। रेल मंत्रालय द्वारा कोहरे से निपटने के लिए क्या होता है साहब? स्टेशन की, किसी फाटक की, वहां पर लाइट होती है रेड कलर, वो कोहरे में दिखाई नहीं देता। ठीक है? और रेड कलर जो होता है वो दूर से ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन कोहरे के समय नहीं दिखाई देता। तो कई कबार गलत लाइटिंग की वजह से, गलत वो उसकी वजह से, या दिखने की नहीं क्षमता के अनुसार कई बार रेल हादसों को न्योता दिया जाता है। कई बार रेल जो ट्रेनें होती है वो टकरा जाती है, पटरी से पलट जाती है। रेल मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए, हादसों से निपटने के लिए हाल ही के अंदर अपने इंजन के ऊपर एक कैमरा लगाया है जो कोहरे के अंदर भी 2-3 किलोमीटर तक देख सकता है। कितने तक देख सकता है? और जिसकी एलईडी जो है अंदर की तरफ लगी होगी उसके अंदर। उस सिस्टम का नाम रखा गया है त्रिनेत्र। क्या नाम रखा गया है?
समझा मेरी बात? यस, 3 आंख, तीसरी आंख, त्रिनेत्र। तो इंजन के ऊपर एक कैमरा, एक सिस्टम कोहरे से निपटने की। और कोहरे बनने की प्रक्रिया, जब यहां पर जलवाष्प और शीतलहर दोनों जब तेजी से मिलती है तो जाहिर सी बात है क्या पड़ता है, और इसी की प्रक्रिया धीरे धीरे बूंद के रूप में नीचे गिरती है, जमती है, किसी फली पर जमती है, उसको बोलते हैं फसलों के अंदर क्या पड़ना, पाला पड़ना। समझ आप? कोहरा, पाला, सब मौसमी गतिविधियां हैं। कैसी गतिविधियां हैं? और ये मौसमी गतिविधियां सबकी सब कौन से मंडल में होंगी? क्षोभ मंडल में, कभी भी ऊपर के मंडलों में नहीं होंगी। समझा मेरी बात? यस। तो ये सारी स्थिति जो बनेगी, दिन रात का बड़ा छोटा होना, ये सबके सब किसकी गति डिसाइड कर रही है? पृथ्वी की गति। तभी तो सूर्य इधर से उधर घूम रहा है, पृथ्वी तो ना घूम रही है। लेकिन पृथ्वी में हम कैसे देख रहे हैं? सूर्य को देख रहे हैं। समझा मेरी बात? एक था वैज्ञानिक ज्योग्राफर जो सबसे पहले, उसने बोला कि साहब पृथ्वी बीच में है और बाकी सब चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। एक था जिसने तारों को देखा, निकोलस कोपरनिकस, उसने बोला ना 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 ना, फर्जी बातें चल रही, ये गलत बात कर गया वो आदमी। बोला साहब पृथ्वी बीच में नहीं है, सूर्य बीच में है और बाकी सब परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, ये तो बातें पहले लिख दी थी, बाद में फर्जी लोग आए यूरोपियन वगैरह, उन्होंने अपने हिसाब से बताया। नहीं समझा? ये जो ग्रंथ वगैरह थे हमारे, ये जो भारत के अंदर 2-3 विश्वविद्यालय, नालंदा, क्या नाम था, तक्षशिला, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे ये लोग, और यहाँ से बहुत सारे शोध को अपने देश में लेके गए थे। ये जो भी आज ये जो चर्चाएं कर रहे हैं हम, ये सब चर्चाएं जो कर रहे हैं, ये सब शोध पहले ही कर दिए गए थे और ये अपने देश में लेके गए थे। और बाद में हमारे देश की इतने विद्वान लोग थे जो पहले ही बता दिए थे कि ग्रहों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। भगवान राम का जन्म हुआ, राज्याभिषेक हुआ, शादी हुई, सब कुछ हुआ, सबके सब में क्या निकाला गया था? मुहूर्त निकाला गया था। और मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया कौन करेगा? ज्योतिष से करेगा। तो ज्योतिष से एक चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, ज्योतिष से क्या है? विज्ञान है, साइंस है। कई लोग तुम्हारे नाम, तुम्हारी जन्मतिथि ग्रहों के अनुसार तुम्हारी वास्तविक जिंदगी को बता देते हैं, वो एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा अभी राशि, तुम्हारा ग्रह कौन सी दिशा में क्या चल रहा है उसके अनुसार बताते हैं, क्योंकि ज्योतिष है, साइंस, और ऐसा चलेगा, फर्जी बातें नहीं होती वो, ठीक है ना। और कई लोग थोड़ी सी ज्यादा फेंक देते हैं तो वो थोड़ी फर्जी हो जाती है। नहीं समझा मेरी बात? बहुत बातें। तो ये सब चीजें थी, तो ये हमारी पहले शोध हो गए थे। इन शोध को फिर यूरोपियंस ने क्या किया? अपने जहाजों में भर करके लेके जाते थे वो लोग। कर्नल जेम्स टोड भी यहां से बहुत सारे शिलालेख राजस्थान से जब लेके गया था तो उसका जहाज रास्ते में डगमगाने लग गया था, और उसने बहुत सारे शिलालेख, बड़े पत्थरों को किसके अंदर डाल दिया? समुद्र के अंदर डाल दिया। और बाकी वो अपनी किताब लिख चुका था जिसके अंदर चीजें लिख दी थी। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया इतिहास ही, चाहे उसने चाहे झूठा लिखा हो चाहे सच लिखा हो, वही हम पढ़ रहे हैं कि कौन जीता और कौन हारा। समझा मेरी बात? किसने? हाँ, वो पहले कर दी थी रजिस्ट्री उस आदमी ने, ठीक है। लेकिन उसने जो लिखा उसके साक्ष्य में मिले ना, ये बात। ये संस्था तो IAU, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये तो बाद में बना है। ये तो आज से कोई 100 साल पहले बना होगा, आज से 100 साल पहले, 1920-30 में बना था। और उससे पहले तो हमने पहले ग्रहों की गणना कर दी थी। ये तो बाद में बताया था IAU किसको ग्रह कहेंगे, किसका क्या नाम रखेंगे, बुध ग्रह को कब हटाएंगे, उसको प्लूटो को क्यों हटाएंगे, किस लिए हटाएंगे। और इन्होंने 8 ही ग्रह बताए कि 8 ही को पढ़ेंगे हम सिर्फ। समझा मेरी बात? चलो वापस आते हैं। तो करक संक्रांति का मतलब समझ गए आप लोग? 21 जून को सूर्य का सीधा चमकना। राजस्थान में इस दिन क्या होगा? दिन रात परछाई। क्लियर? बोले साहब छोटी क्यों होगी? क्योंकि सीधा चमक रहा है ना, लाइट के सीधे संपर्क में रहोगे। अब आते 22 दिसंबर को, तो फिर क्या होगा कि मतलब 22 दिसंबर को क्या होता है? बोलो। राजस्थान में दिन रात और परछाई बड़ी बनेगी, तिरछी बनेगी। लिखो, रात बड़ी, दिन छोटा तथा सबसे लंबी, ओब्लिक बड़ी,
ओब्लिक तिरछी परछाई बनेगी। एक छोटा सा राजस्थान का मैप बनाओ नीचे की तरफ। कहाँ गया है यार राजस्थान का मैप? चलो भाई, क्लोज कर दे रे। डाउनलोड कहाँ है इसका? बना लिया डायग्राम? अरे भाई राजस्थान का छोटा सा डायग्राम बना लो, काजू कतली। बना लिया क्या आपने? यस। चलो एक मिनट बस, थोड़ा सा एक बार राजस्थान का मैप ले लूं मैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा।
चलो भाई आप देखें सर, अच्छे समझना बात को। सूर्योदय हमेशा होता है पूर्व दिशा से। कौन सी दिशा से? प्यारे विद्यार्थियों, सूर्योदय होने का, सूर्योदय कौन सी दिशा? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूर्णन व परिक्रमण करती है। तो ऐसे घूमने के कारण, क्लियर, बाकी सब चीजें ऐसे दिखाई देती है। तो सूर्योदय पूर्व दिशा, फिर सूर्यास्त पश्चिम दिशा। अगर विश्व की भी बात कर ली जाए तो साहब विश्व के अंदर सबसे पहले उधर से शुरू होता है और उसके बाद में इधर की तरफ जाता है। राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय, क्लियर, वो कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है, यस, ये सबसे पहले इधर की तरफ होगा और फिर सबसे बाद में किस तरफ होगा? पश्चिम की तरफ क्या होता है? सूर्योदय होता है। नहीं, सूर्योदय, अरे अस्त नहीं बोल रहा, अस्त तो यहां पर भी होगा, ऐसे तो ना यहीं पे उजाला रहेगा। यहां पे सूर्योदय, इधर सूर्योदय, इधर सूर्योदय, फिर उसके बाद में सूर्योदय इधर सबसे लास्ट में। अस्त छोड़ो आप, सूर्यास्त बना मस्त, वो नहीं है ये सिस्टम। और यहां पर रहेगा तो फिर ये सीधा चमकेगा। समझना बात को। सबसे पहले सूर्य की किरणें, तो मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ रही है? नया मैप है ये, और नए मैप में एक छोटी सी बात और ऐड करेंगे और वो करेंगे ये, इसको साथ में ऐसे मिलाएंगे यहीं पर, ठीक है, यस, यानी कि ये पूरा फलोदी, बस इतना अपडेट, ये नया मैप है साहब, ठीक है। ये पूरा क्या है? फलोदी, ये जोधपुर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर, यहाँ पर अनूपगढ़ और वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक। तो ये है साहब फलोदी। तो यहाँ पर तो आप बताइए, जो ये ब्लू कलर की जो मैंने किरणें दर्शा रखी है, तो बताइए सबसे छोटी किरण कौन सी दिखाई दे रही है आपको? सबसे पहले यही आ रहा है, अरे आ रहा है क्या? यस, इसका नाम है साहब धौलपुर। क्या नाम है? और यहां पर जो सबसे पहले ये टच कर रहा हूं, सबसे पहले जो मैंने यहां पर ये ब्लू कलर का जो टच किया है यहां पर, इस गांव का नाम है सिलोना। क्या नाम है? धौलपुर में कौन सा गांव? सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान, और सबसे बाद में सूर्योदय। अगर जिला पूछे तो सबसे अंत में इधर की तरफ आ रहे हैं, क्लियर। और जैसलमेर के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, और यहां पर इस गांव का नाम है कटरा गांव। कौन सा गांव? ठीक है साहब। एक स्थिति और, यहां से जा रही है साहब कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये है बांसवाड़ा, ये क्या है? और ये है डूंगरपुर, क्लियर। डूंगरपुर को छूती हुई, डूंगरपुर को, इस डूंगरपुर के इस गांव का नाम है चीखली गांव। कौन सा गांव? चीखली। गांव में कहीं छोरी को नहीं बोलता रहो चीखली, वो वाला नहीं, चीखली वो अलग है, ये चीखली गांव। और उसके बाद में यहां पर बांसवाड़ा में एक गांव पड़ता है जिसके ठीक ऊपर से जाती है, इसका नाम है बोरखेड़ा। क्या नाम है? यहां पर एक गांव पड़ता है बोरखेड़ा, ठीक है साहब। अब सुनना, सूर्य की सीधी किरणें या सूर्य ज्यादा समय तक जहां पर ज्यादा उसकी लंबाई टिकती है, वो एरिया है साहब आपका जोधपुर एरिया। कौन सा एरिया? ये जोधपुर फलोदी का एरिया, यहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि ये एरिया को काफी ज्यादा हो गया।
बोले साहब ज्यादा तो ये भी हो रहा है, लेकिन यहां पे छोटे छोटे देखो है ना, थोड़ा थोड़ा जगह, लेकिन यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा होने के कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना, सबसे ज्यादा किसकी संभावना, जब सूर्य उगा तब से लेकर के सूर्यास्त हुआ तब तक उस सोलर प्लेट पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें ज्यादा लंबे समय तक पड़ना, उसी से क्या बनेगी, सौर ऊर्जा बनेगी। यहां पर मान लीजिए सोलर प्लेट लगा दी, ठीक है ना, उसके बाद में बहुत कम समय तक रहती है, तो यानी कि यहां पर मान लीजिए 4 घंटे, तो यहां पर कितनी मिलेगी हमें, 8 घंटे। कोई दिक्कत किसी को? इसलिए हमारे राजस्थान में, पूरे भारत के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर भी जैसलमेर और जोधपुर का ये इलाका, यहां पर ज्यादा लंबे समय तक सूर्य की किरणें जो है टिकी हुई रहती है, या ज्यादा लंबे समय तक सीधी चमकती हैं, होने के कारण सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जो है उत्पादन केंद्र इस क्षेत्र को माना गया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा की, ध्यान देना, सौर ऊर्जा बिजली बनाने का एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हमारी किसी प्रकार की कोई भी चीज जो है खर्च नहीं होती है, सबका सब जो है प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। कोयले से बिजली बना रहे हैं, कोयले एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। पेट्रोल से भट्टियां जला रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, कभी भी क्या हो सकते हैं। यूरेनियम परमाणु से बना रहे हैं, कभी भी क्या हो सकते हैं। क्या कभी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश खत्म होगा? अब आपके दिमाग में आए सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सब कभी तो खत्म होगा, और जिस दिन सूर्य का प्रकाश खत्म उस दिन सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, सब जगह बर्फ ही बर्फ। नहीं समझा मेरी बात? तो फिर सौर ऊर्जा क्या मचारी से, किस लिए चाहिए सौर ऊर्जा, फिर किस लिए चाहिए बिजली? समझा मेरी बात? इसलिए जब तक सूरज है तब तक हमें फ्री में ये एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि पृथ्वी पर एनर्जी का सोर्स ही सिर्फ क्या है, सूर्य, सूर्य है, ठीक है ना। और सूर्य से हम क्या बना रहे हैं, सौर ऊर्जा। इसलिए हमारे पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट जोधपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है, बताओ, जोधपुर में सबसे बड़ी जगह बड़ला, क्या नाम है, बड़ला गांव, बड़ला, भड़वा नहीं, सबसे बड़ा। और कितना बड़ा एरिया है, 2000 मेगावाट क्षमता से ज्यादा की, कितनी, तो हमें किसी से कोयले लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, हम बड़े लेवल से बिजली बना सकते हैं। और सौर ऊर्जा के अलावा एक दूसरी चीज और, पवन, यस, सबसे ज्यादा जैसलमेर वगैरह क्षेत्र के अंदर। जब ऊर्जा टॉपिक पढ़ाऊंगा राजस्थान का तब मैं बताऊंगा, ध्यान देना। अब मैं बड़ला जोधपुर आपको दिखाता हूं। ये लो साहब, दिखाई दे रहा आपको? ये पूरा एरिया जो है बड़ला जोधपुर, ये रहा पूरा, देखो आप, पूरा जाल बिछा हुआ आगे तक, ये है बड़ला के अंदर, ठीक है। और बिजली बन रही है साहब, इसको बोलते हैं सोलर पार्क। और अगर आपको दिखाना हो तो यस, इस प्रकार का प्लांट देखो साहब, ये लगा रखी है, समझा मेरी बात? यस, ये है बड़ला जोधपुर के अंदर। इवन अगर इसको सैटेलाइट से भी देखें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देती है, सैटेलाइट से कुछ ऐसे दिखाई देती है, पूरा बिल्कुल ऊपर से ब्लू कलर का पूरा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, कई लाखों बीघा के अंदर है, खाली जमीन पूरी। तो खेती नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, तो हमने इस प्रकार से काम में ले लिया। अरे दिखाई दे रहा है क्या? यस, ये है बड़ला जोधपुर के अंदर। और अभी मैंने जोधपुर का ही नाम बताया था आप लोगों को, और अभी मैंने जस्ट अभी इसकी चर्चा की थी कि साहब कि यहां पर सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा क्यों है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा लंबे समय तक यहां पर टिकता है। ठीक है साहब, कॉपी निकालिएगा और आप ऐसा डायग्राम आपने बनाया, अरे बनाया क्या? उसके एक तरफ सूर्य चमकाइए इधर, एक तरफ चमकाइए इधर। चमकाना सिर्फ धौलपुर के सामने है, चमकाना सिर्फ जैसलमेर के सामने है, समझा मेरी बात? एक ऊपर चमका देना ताकि ज्यादा लंबे समय तक जो है यहां पर ऐसे प्रकाश पड़े,
ऐसे दिमाग में फिट बैठ रही है बातें, बैठेंगे साहब। भक्ति करने से भगवान भी मिल जाता है। डायग्राम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाना, सिर्फ काजू कतली टिकानी थी। कई लोग पूरा ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी पूरा ही बना रहे ढंग से। कईयों ने तो श्रीगंगानगर भी ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया होगा, कोई बात नहीं। कॉलेज के एग्जाम अगर देंगे तो उसके अंदर अगर राजस्थान का कोई क्वेश्चन आ गया तो वहां पर मैप हाथ से बनाना पड़ता है। भारत का आ गया तो भारत का हाथ से बनाना पड़ता है। एशिया का आ गया तो हाथ से बनाना पड़ेगा। अफ्रीका का आ गया तो हाथ से बनाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर मास्टर डिग्री होती है, तभी उसमें नेट करना पड़ता है, तभी उसमें जेआरएफ होता है, और लास्ट होती है पीएचडी। 2 स्टेप बच रही है मेरी, लिख लिया? लिखिएगा साहब पहला पॉइंट, राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले ध्यान देना साहब, राजस्थान का मामला है और राजस्थान में हर बात के, हर शब्द के अलग अलग चीजें होती हैं। किसी किताब में सिलोना की जगह सिलाना लिखा जाए तो मेरी काबिलियत पर उंगली मत उठाना कि साहब आपने गलत लिखा दिया, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है SILONA। अब बताओ मैं क्या लिखूं, क्या कि सिलाना लिखूं? सिलोना। समझा मेरी बात? कभी भी देख रहा किसी भी एग्जाम के अंदर हिंदी का अगर कोई दो आते हैं, एक इंग्लिश में लिखा हुआ एक हिंदी में लिखा हुआ, लिखा होता है सर्वमान्य जो होगा वो किसका माना जाएगा? क्लियर? तो इसी का कोडिंग। कई लोग लिखाते हैं जर्मनी के अंदर रूर प्रदेश, नहीं है साहब रूर, कोई लिखाता रूड प्रदेश, गलत, उसका नाम है, मैंने आपको लिखाएगा रूहर, क्योंकि उसको इंग्लिश में लिखते हैं ROHR। ये होता है फर्जी एग्जामों में, और ये होता है ओरिजिनल जो एग्जाम होते हैं ना बड़े लेवल के, उसके अंदर ये प्रश्न आता है। समझा मेरी बात? यस। तो अब आजकल तो छोटे एग्जामों के अंदर भी जो है स्पष्ट देने लगे ये सारी चीज, ठीक है? यस। तो यहां पर आपको नोट्स पढ़ के नहीं पढ़ा रहा मैं, यहां पर चीजें समझ के बहुत उस पर मेहनत करके फिर चल रही, ठीक है? लिखिए सब, सिलोना गांव धौलपुर में, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय सिलोना गांव धौलपुर में, तथा सबसे अंत में सूर्योदय, तथा सबसे अंत में सूर्योदय कटरा गांव जैसलमेर में। होता है। दिन में सूर्य सीधा, नेक्स्ट लाइन, दिन में सूर्य सीधा लंबवत जोधपुर में चमकता है, जोधपुर में चमकता है, इसलिए जोधपुर में
सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना सर्वाधिक है। किसमें है? आप कई समझ रहे हैं कि सीधा का मतलब सूर्य सीधा इस भी चमक रहा है, नहीं साहब। ज्यादा लंबे समय तक दिन में सूर्य की किरणें जिस पर टिकी रहती है, दिन लंबा कहां पर रहता है? इस क्षेत्र के अंदर। ओके, जिसका कारण है वहां पर पेड़ पौधे वगैरह, छाया वगैरह कम है। अब अगला प्रश्न, चीजों को समझना, कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग सोच रहे हैं कि सूर्योदय यहां से हो रहा है, सूर्योदय नीचे की तरफ से हो रहा है तो प्रकाश आ रहा है पहले, ठीक है? यस, ध्यान देना। कैसे? मैं एक आपको और बता रहा हूं। यस, सूर्य सिर्फ सीधा इन्हीं पे रहता है और इन्हीं लाइनों पे चमकता है, और ये वर्ष में 3 स्थिति अलग अलग, 4 स्थिति अलग अलग बनाता है। ये बात भी है। यस, तो भाई साहब सूर्य सीधा कहां चमकता है? कर्क रेखा पर, विषुवत पर, और किस पर? मकर, और पूरे विश्व में जो है इसी प्रकार से रहता है, ठीक है? यस, यहां तिरछी जाती है। कैसे जाती है? तिरछी, ऐसे, ठीक है? सीधा यहां चमकता है। अब इस पूरी स्थिति को मैं एज इट इज आगे के पेज में उठा रहा हूं, ध्यान देना। बेटा बात नहीं पीछे, ठीक है? नीचे 0 डिग्री और नीचे कौन सी? 23.5। बहुत दूर है, इसका मतलब इसमें ना राजस्थान की ठीक से गुजरात से जा रही है, भूमध्य रेखा है ना, बहुत नीचे से जा रही है, ठीक है ना? समझाने के लिए बताया। और सूर्य सीधा कहां चमक रहा है? इन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है सर? अब सूर्य सीधा कहां पे चमक रहा है? और बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में, और सबसे तिरछा? कोई दिक्कत किसी को? सीधा चमक रहा है कहां पर सबसे पहले? अरे बोलो, बांसवाड़ा। बांस बोलो साहब, डूंगरपुर क्यों नहीं बोला आपने? तो सब ये नीचे की तरफ निकला हुआ है, पहले ये आ रहा है, तो पहले किरण यहां पे पड़ेगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसे, राइट? और बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे, बोले साहब आपने हनुमानगढ़ क्यों नहीं बोला? तो साहब जो जितना बाहर तक आगे तक जाएगा, तो बताओ श्रीगंगानगर ऊपर तक जा रहा है, तो क्या इसकी किरणें लास्ट तक इस पे पड़ेगी? तो सबसे लास्ट में, तो सबसे तिरछी किस में हो जाएंगी? अब प्रश्न कैसे पूछा था? बच्चा बच्चा जानेगा कि सबसे सीधी किरणें किस पर? सबसे तिरछी? निम्न में क्रम बताइए सर्वाधिक तिरछेपन का। बांसवाड़ा, फिर दे दिया था कोटा, क्या दे दिया था? फिर दे दिया था साहब जयपुर, फिर दे दिया था अजमेर, क्या दे दिया था? और फिर दे दिया साहब चूरू। तो आंसर क्या था? क्योंकि सबसे अंत में चूरू ही आ रहा है क्या? यो क्रम दे दिया था। कोई दिक्कत किसी को? ये सब किरणें ऐसे, ठीक है साहब, यो क्रम दे दिया था बढ़ता हुआ।
जो गंगानगर के पास में होगा या जो इस प्रकार से होगा वहां पर सर्वाधिक तिरछी, और जो इसके पास में होगा वहां पे सर्वाधिक सीधी। अब बताओ किसी को दिक्कत? और दिक्कत है क्या? आपको एक डायग्राम बनाना है सेम अगला, अभी नहीं, मैं बोलूं तब ऐसे काजू कतली बनाना, सुन लो इधर सुन लो, फिर एक कर्करेखा बनाना, फिर यहां पर सूर्य बनाना। क्या बनाना? सूर्य, जिसकी एक किरण तो सीधी इधर और बाकी सब किरणें ऐसे, और एक सबसे अंतिम में उधर ले जाना, ताकि पढ़ते वक्त आपका दिमाग खराब ना हो। बनाओ। यहां पर लिख देना श्री गंगा नगर, और यहां पर कर देना बांसवाड़ा। ये सीधी और जबकि ये तिरछी। क्या? सूर्य। ये कर्क रेखा। बना डालो, और फिर इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। चाहता तो मैं एक दिन में खेल खत्म कर सकता था, और अब करूंगा भी आगे। लिख लिया? पॉइंट बना के लिखना। राजस्थान में सबसे सीधा सूर्य बांसवाड़ा में, राजस्थान में सबसे सीधा सूर्य बांसवाड़ा में, तथा सबसे तिरछा सूर्य किसमें? वेरी गुड। गंगानगर नहीं लिखना, क्या लिखना है? और आपने सिर्फ गंगानगर लिख लिया तो एक तहसील है, तहसील। श्री गंगानगर की एक तहसील का नाम है गंगानगर। जैसे मान लो एक होता श्री जयपुर, अपने इसका एरिया का नाम क्या होता? श्री जयपुर। और एक छोटा सा एरिया होता जिसका नाम क्या होता? जयपुर। श्री जयपुर तो जिला हो गया, हो जाता, और जयपुर क्या हो जाती? एक छोटी सी तहसील हो जाती। वैसे तो श्री गंगानगर में सर्वाधिक तिरछा। अब जिनको ये बात, ये लाइन समझ में नहीं आई तो आई होप ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये देखो डायग्राम मैंने बना दिया। अरे बन गया क्या? अब कईयों ने बोला ये सूर्य आपने यहां क्यों चमकाया, इधर क्यों नहीं चमकाया? इसलिए नहीं चमकाया क्योंकि साहब सूर्य जो है सिर्फ और सिर्फ यहीं चमक रहा है साहब। तो सूर्य साहब सीधा यहां चमक रहा है इधर, और उसके बाद में कैसे? तिरछापन। ओके, इधर से इसलिए करा क्योंकि सूर्योदय वाली स्थिति बताइए, क्योंकि पूर्व दिशा से होता है हमेशा। कैसे होता है? पूर्व। तो तभी तो ये ऐसे घूम रहा है, नहीं तो फिर ये ऐसे घूमता उल्टा। अगर पश्चिम से उगता तो इधर से घूमना पूर्व, और ऐसे होता हुआ पश्चिम, पूर्व पश्चिम। ओके, यस। चले, तो यहां पर आ गया। अब एक और कुछ बात लिखवाता हूं, नीचे लिखेगा इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। राजस्थान में सूर्य के सीधेपन वाले जिलों का सही क्रम। राजस्थान में सूर्य के सीधेपन वाले जिलों का सही क्रम।
ये लो साहब, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहां पड़ेगा? ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में फिर लाइनें चलती जाएंगी, बताओ किस में आया? फिर उसके बाद में किस में आई? प्रतापगढ़। अरे किस में आई? और भाई साहब यही प्रतापगढ़ वाली जब इधर जाती है तो पता किस पर टच करती है? झालावाड़। समझा मेरी बात? तो सबसे पहले सीधा बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 प्रतापगढ़ और नंबर 4 उसके बाद में फिर आगे बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आती रहती है वैसे वैसे। ओके, लिखेगा क्रम। क्रम लिख रहे हैं तो क्रम का मतलब ये हो गया कि एक ही लाइन में लिखेंगे बांसवाड़ा, फिर डैश डूंगरपुर, फिर डैश प्रतापगढ़ और फिर डैश झालावाड़। अभी तो सीधेपन का लिख लिया, अब तिरछेपन का लिखता है। राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन वाले जिलों का सही क्रम। ठीक है साहब? तो ऊपर से मैं वो लाइन ही बना दूं? हाँ, सबसे पहले बताओ साहब, उसके बाद अरे बोलो हनुमानगढ़। देखो साहब, कई लोग सोच रहे हैं साहब आप तो बीकानेर से भी गुजार दी है ना, तो साहब वो चाहे लाइन यहां से टच कर लो तो सबसे पहले इधर ही आएगी, बाद में आएगी बीकानेर में, है ना। सॉरी, बीकानेर का नाम आया सबसे बाद में, किस में आएगी? अनूपगढ़ के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन सा? श्रीगंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद अनूपगढ़, और जैसे ही चलते रहेंगे और फिर ये इस पर टच करेगी, ये कौन सा? बीकानेर। लिखो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, और एक और कर लो चूरू। क्योंकि अनूपगढ़ अगर नहीं आए, क्या नहीं आए? अनूपगढ़, तो भाई साहब नंबर 2 पर जो, नंबर 3 पर कौन सा आएगा? बीकानेर, और फिर कौन सा आएगा? चूरू आएगा। ठीक है साहब? यस, ये था। कोई दिक्कत किसी को? यस, ये प्रश्न भी भाई साहब पूछा गया है। ये तो हो गई स्थिति। ठीक है, अब लिखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। हेडिंग लिखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ध्यान देना साहब, हमारे ग्लोब में, ठीक है साहब, ये है साहब 0 डिग्री, कितना है? और फिर उसके बाद में लगातार जो है एक अक्षांश रेखाएं ऐसे बढ़ती रहती हैं, और यहां पर मान लीजिए आ गया राजस्थान। क्या आ गया? राजस्थान। और ये आ गया साहब राजस्थान। तो ये अक्षांश से ये अक्षांश तक कितना है? इसको बोलते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं? तो साहब कोई अक्षांश रेखा जा रही है साहब यहां से टच करते हुए, और कोई जा रही है साहब अक्षांश रेखा यहां से टच करते हुए, तो ये कौन सी कितने डिग्री पर है? ठीक है ना, कर्क रेखा थोड़ी ऊपर पड़ती है यहाँ, वो है 23.5। तो ये जो जा रही है ये है साहब 23 डिग्री। कितने डिग्री? 23 डिग्री और 3 मिनट। और ये है
30 डिग्री और कितना 12 मिनट। ओके, ऐसे ही कोई देशांतर रेखा यहां से और कोई देशांतर रेखा यहां से। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। क्या पढ़ रहे हैं? समझना बहुत अच्छे से चीजों को। ओके, यस। आपके पास में मैप है क्या? आप लोगों के पास में है? वो दिया था ना आप सब लोगों को, मैंने दिया ही नहीं आप लोगों को। अरे पुराना वाला तो है, अपडेट करो 23 डिग्री और ये वाला लिखो आप मामला, अपडेट करो। ये अपडेट करो आप फटाफट से। इसको लिख लेना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो ये भी किस में आएगा? उत्तरी अक्षांश। इनको समझ में नहीं आ रहा वो मैं बताऊंगा अभी। इसको करना पूर्वी देशांतर और इसको भी करना पूर्वी देशांतर। ये पॉइंट जो है वो है 69 डिग्री 30 मिनट और ये है 78 डिग्री 17 मिनट। इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। कर लिया आपने अपडेट? सर समय भी हो गया क्या? लिखिएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, और इसकी चर्चा करेंगे अपन कल। धन्यवाद।